हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आकाश शाह। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लिम्फेटिक फाइलेरियासिस के बारे में। हम जो सीरीज कर रहे हैं कार्डियोवास्कुलर माइक्रोबायोलॉजी का, उसका ही एक पार्ट है लिम्फेटिक फाइलेरियासिस। तो लिम्फेटिक फाइलेरियासिस में आज हम जानेंगे उस तरह की फाइलेरिया वर्म के बारे में जो मेनली कॉज करता है, लिम्फेटिक वेसल को इन्फेक्ट करता है। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहले हम कुछ फीचर जान लेंगे फाइलेरिया निमाटोड के बारे में। तो फाइलेरिया का जो निमाटोड है वो एक वेक्टर बॉर्न पैरासाइट है। मतलब उसको कोई भी एनिमल से दूसरे एनिमल में कैरी करने वाला जो वेक्टर कैरी करने वाला जो मीडिया है वो एक वेक्टर है। तो अब हम जान लेंगे कि ये फाइलेरियासिस क्या-क्या कॉज करता है। मेनली दो तरह का कॉज करता है, एक है लिम्फेटिक फाइलेरियासिस एंड लिम्फेटिक फाइलेरियासिस में हम पहले जान लेंगे कि कौन-सा वर्म है जो निमाटोड है जो लिम्फेटिक फाइलेरियासिस कॉज करता है। तो उसका पहला है कि उचेरिया बैंक्रॉफ्टी मेन लिम्फेटिक फाइलेरियासिस कॉज करने वाला वर्म है। सेकंड है ब्रूगिया मलाई एंड थर्ड है ब्रूगिया टाइमोरी। और जो फाइलेरिया जो दूसरा तरह के इन्फेक्शन कस करता है वो है क्यूटेनियस एंड ओकुलर फाइलेरियासिस। तो क्यूटेनियस और ओकुलर फाइलेरियासिस हम कोई दूसरे सेक्शन में जानेंगे। तो इस सेक्शन में हम सिर्फ एक ही नाम याद रखते हैं, लोआ लोआ। तो फिर हम बात करेंगे मॉर्फोलॉजी फीचर के बारे में। तो मॉर्फोलॉजी में हम पहले जानेंगे कि ये जो वर्म है एक विविपेरस एनिमल है। मतलब वो एग नहीं देता, डायरेक्टली लार्वा फॉर्म करता है। तो इसका मेनली दो फॉर्म है, एक है एडल्ट फॉर्म, एडल्ट वर्म, और सेकंड है लार्वा फॉर्म। तो लार्वा में चार तरह का लार्वा होता है। इसमें से मेनली हमें जो दो तरह का लार्वा सेक्शन में जानना है वो है लार्वा फॉर्म, फर्स्ट स्टेज लार्वा फॉर्म जो है माइक्रोफाइलेरी एंड सेकेंड स्टेज है फाइलेरी, थर्ड स्टेज है फाइलेरी फॉर्म लार्वा। तो ये दो मेन फीचर हमें इस सेक्शन में जानना है, दो तरह के लार्वा के फीचर के बारे में। तो नेक्स्ट है माइक्रोफाइलेरियल पीरियोडिसिटी। तो माइक्रोफाइलेरियल पीरियोडिसिटी किसको बोलते हैं? जिस टाइम में माइक्रोफाइलेरिया का पॉपुलेशन जो फाइलेरिया फॉर्म लार्वा का जो फाइलेरिया का जो माइक्रोफाइलेरिया जो एक लार्वा है जो पहले स्टेज है एडल्ट वर्म से जब फर्टिलाइज होता है, जो पहला वर्म लार्वा बनता है वो है माइक्रोफाइलेरिया। तो ये माइक्रोफाइलेरियल प्यूरिसिटी वो टाइम है जिस टाइम में एक माइक्रोफाइलेरिया ब्लड में ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। क्योंकि मोस्टली इस माइक्रोफाइलेरिया रिसाइड करता है हमारा पाल्मोनरी ब्लड वेसल में। तो फिर से बोलता हूँ, माइक्रोफाइलेरियल प्यूरिसिटी वो टाइम है जिस टाइम में पेरिफेरल ब्लड में ज़्यादा मात्रा में माइक्रोफाइलेरिया पाया जाता है। मेनली ये माइक्रोफाइलेरिया हमारा पाल्मोनरी ब्लड वेसल में रहता है। तो अब हम जानेंगे कुछ एपिडेमियोलॉजिकल फैक्टर के बारे में। तो मेनली साउथ ईस्ट एशिया में इसका ज़्यादा मात्रा में इन्फेक्शन पाया जाता है। वो टोटल ग्लोबल बर्डन का वो 50% है। और हमें मेनली इंडिया में फोकस करना है। तो जिसलिए हम इंडिया कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो इंडिया में ग्लोबल बर्डन का 40% ही फाइलेरियासिस का पेशेंट पाया जाता है। तो एक बड़ा मात्रा में है ग्लोबल रिलेटेड केस के। सो हमें इस लिम्फेटिक फाइलेरियासिस के बारे में डिटेल्स में जानना ज़रूरी है। तो इंडिया में एंडेमिक स्टेट में जो है तो मेनली है यूपी, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। तो इस चार स्टेट में फाइलेरियासिस की मात्रा ज़्यादा है। तो ये चैप्टर में हम मेनली दो तरह के फाइलेरियासिस के बारे में पढ़ेंगे, एक है ब्रैंकॉफ्टियन फाइलेरियासिस एंड सेकंड है ब्रूगियन फाइलेरियासिस। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं ब्रैंकॉफ्टियन फाइलेरियासिस से। तो ब्रैंकॉफ्टियन फाइलेरियासिस जो वर्म कर्स करता है उसका साइंटिफिक नेम है उचेरिया बैंक्रॉफ्टी। ये उचेरिया बैंक्रॉफ्टी बहुत ही खतरनाक है क्योंकि ये टोटल लिम्फेटिक फाइलेरियासिस के 90% ही ये उचेरिया बैंक्रॉफ्टी कस करता है। एंड इसका होस्ट मेनली इसका दो तरह का होस्ट है, एक है डेफिनेटिव होस्ट
एंड सेकंड होता है इंटरमीडिएट होस्ट। तो डेफिनेटिव होस्ट है ह्यूमन, तो ह्यूमन है डेफिनेटिव होस्ट एंड इंटरमीडिएट होस्ट है मॉस्किटो। तो दो तरह के होस्ट है मेनली, एक है डेफिनेटिव होस्ट एंड सेकंड है इंटरमीडिएट होस्ट। तो अब हम देखेंगे इसका वेक्टर क्या है, मतलब वो कैरी किस किस एनिमल से होता है। तो वेक्टर मेन वेक्टर है इसका क्यूलेक्स क्वीन क्यू फेसिएटस। तो इसका मेन वेक्टर है क्यूलेक्स क्वीन क्यू फेसिएटस एंड इस और भी ये है जो है एडिस एंड एनोफिलिस। तो सेकंड हम देखेंगे कि इन्फेक्टिव फॉर्म, मतलब ये जब क्यूलेक्स एनोफिलिस और एडिस जो ये मस्क्यूटे है इससे हमारा शरीर में आता है, तो इस मेनली कौन से फॉर्म में ये हमारा शरीर में आता है। तो मेन फॉर्म है L3 फाइलेरिया फॉर्म लार्वा स्टेज, मतलब लार्वा जो मेन होता है उसका थर्ड स्टेज हमारा शरीर में आता है। तो अब हम पढ़ेंगे कि यूचेरिया बैंक्रॉफ्टी के लाइफ साइकिल के बारे में। जैसे कि हमने पहले बताया था इसका दो होस्ट है, एक है ह्यूमन एंड सेकेंड है मॉस्किटो। सो ये जो लाइफ साइकिल होगा ये दोनों के बॉडी में ही होगा। तो पहले हम देखते हैं ह्यूमन बॉडी में इसका लाइफ साइकिल का कौन सा पार्ट कंप्लीट होता है। तो पहले देखते हैं ह्यूमन साइकिल। तो ह्यूमन साइकिल में मान लो कोई एक मॉस्किटो तुमको बाइट किया है जो इन्फेक्टिव है फाइलेरिया L3 फाइलेरिया फ्रॉम लार्वा से। तो जब वो तुमको बाइट करेगा इन्फेक्टिव मॉस्किटो, तो उसका प्रोबायोसिस मतलब वो जो शूट टाइप का होता है ना, वो तुम्हारी स्किन में पेनिट्रेट कर देगा ब्लड लेने के टाइम, एंड उससे तुम्हारा जो L3 फाइलेरिया फ्रॉम लार्वा है वो तुम्हारे स्किन में डिपॉजिट हो जाएगा। तो तुम्हारे स्किन में डिपॉजिट हो जाने के बाद वो लार्वा तुम्हारा स्किन को पेनिट्रेट करके तुम्हारा लिम्फेटिक वेसल में घुस जाएगा। अब लिम्फेटिक वेसल से वो चला जाएगा वो लोकल लिम्फ नोड में जो लिम्फेटिक वेसल के पास में ही है। फिर वो लिम्फेटिक वेसल से जब लिम्फ नोड में चला गया तो उधर वो दो बार लिम्फ नोड में वो दो बार मोल्ड करेगा, मतलब वो एक शीट तरह का उसका साइड में पूरा बॉडी को कवर करेगा दो बार एंड वो डेवलप हो जाएगा एडल्ट वर्म में। अब जो ये एडल्ट वर्म है वो एडल्ट वर्म अब फर्टिलाइजेशन कंप्लीट करेगा। तो फर्टिलाइजेशन करने के बाद जो होता है वो लार्वा इसका फॉर्म होता है, क्योंकि ये विविपरस है, ये एग ले नहीं करता। तो फर्टिलाइज होने के बाद जो लार्वा मेन फर्स्ट फॉर्म होता है लार्वा का वो है माइक्रोफाइलेरी। तो जो फर्टिलाइजेशन का टाइम एक एडल्ट मेल एंड फीमेल वर्म का जरूरत पड़ता है। तो एडल्ट वर्म जब भी फर्टिलाइज होता है तभी एडल्ट वर्म फर्टिलाइजेशन के बाद ही वो मर जाता है, लेकिन जो फीमेल वर्म है वो बहुत दिन तक जिंदा रहता है। और वो डेली जो माइक्रोफाइलेरी रिलीज करता है वो लगभग 50,000 पर डे वो माइक्रोफाइलेरी रिलीज करता है ब्लड में। तो अब हम देखेंगे कि मॉस्किटो के लाइफ में अंदर जो लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है उसके बारे में। तो मस्किटो जब कोई पर्सन इन्फेक्टेड है माइक्रोफाइलेरिया उसका ब्लड में पेरिफेरल ब्लड में प्रेजेंट है एंड वो पर्सन को मान लो कोई मस्किटो जो क्यूलेक्स मस्किटो बाइट किया है, तो ब्लड लेने के टाइम वो ब्लड के साथ साथ वो माइक्रोफाइलेरी भी इंगेस्ट कर लेगा। तो जब वो माइक्रोफाइलेरी इंगेस्ट कर लेगा इन्फेक्टेड मैन को बाइट करते टाइम, तो वो माइक्रोफाइलेरी वो मस्किटो के शरीर के अंदर चला जाएगा। तो फिर मस्किटो माइक्रोफाइलेरी उसका जो शीथ है उससे बाहर आ जाएगा एंड वो मस्किटो का स्टोमक के वॉल को पेनिट्रेट कर देगा। तो पेनिट्रेट करने के बाद वो मस्किटो के थोरासिक मसल रीजन में चला जाएगा। वो उधर जाने के बाद वो मस्किटो के थोरासिक वॉल में दो बार मोल्ड करेगा। तो जब दो बार वो मोल्ड करेगा तो वो माइक्रोफाइलेरी जो एल वन मतलब लार्वा फर्स्ट स्टेज ऑफ लार्वा था उससे वो थर्ड स्टेज ऑफ लार्वा में चेंज हो जाएगा। अब थर्ड स्टेज ऑफ लार्वा में तो चेंज हो गया, अब क्या होगा वो माइग्रेट करेगा प्रोबायोसिस ऑफ द मस्किटो, मतलब वो शूर में मस्किटो के वो चला जाएगा। अब
दोबारा से साइकिल रिपीट होगा, मतलब रिपीट होगा। जैसे कि वो प्रोबायोसिस में चला गया, अब वो मस्कीटो इन्फेक्टेड है, वो मस्कीटो जब वो कोई नॉर्मल पर्सन को बाइट करेगा तो प्रोबायोसिस से वो फाइलरी फॉर्म जो लार्वा है, तो लार्वा स्किन में डिपॉजिट हो जाएगा और फिर ह्यूमन साइकिल, ह्यूमन में सिम्टम आ जाएगा, ऐसे करके साइकिल चलता रहेगा। तो अब हम जानेंगे कि प्री पेटेंट पीरियड क्या होता है। तो प्री पेटेंट पीरियड एक टाइम इंटरवल है जिस टाइम के अंदर ह्यूमन बॉडी में L1 माइक्रोफाइलरी कन्वर्ट सॉरी प्री पेटेंट पीरियड एक टाइम पीरियड है जिस टाइम में L3 फाइलरी फॉर्म लार्वा से L1 फाइलरी फॉर्म लार्वा तक लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है। तो हमने लाइफ साइकिल में डिस्कस किया था ना, जो L3 फाइलरी फॉर्म लार्वा पहले डिपॉजिट होता है ह्यूमन बॉडी में मस्कीटो के बाइट से, तब वो मस्कीटो L3 फाइलरी फॉर्म लार्वा से फिर एडल्ट वर्म बनता है 2 बार मल्ट करने के बाद, फिर वो एडल्ट वर्म फर्टिलाइज करता है, फर्टिलाइज करके L1 माइक्रोफाइलेरिया फॉर्म करता है। तो इसका टाइम इंटरवल जो मस्कीटो से हम इन्फेक्ट हुए एंड इन्फेक्ट होने के बाद जो माइक्रोफाइलेरिया है वो हमारा ब्लड में अपीयर करने लगा, इस टाइम पीरियड जो जितना टाइम पीरियड है इस टाइम को पीरियड का हम बोलते हैं प्री पेटेंट पीरियड। तो एक टाइम पीरियड का इंटरवल है 82 से 142 डेज तक। फिर हम देखेंगे कि एक्सटेंसिव इंक्यूबेशन पीरियड क्या है। एक्सटेंसिव इंक्यूबेशन पीरियड वो उतना टाइम है जितना टाइम वो मॉस्किटो के शरीर के अंदर वो वर्म का लार्वा अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। तो कितना दिन होता है वो 1 से 3 हफ्ते तक होता है, मतलब 7 से 21 डेज तक। अब हम देखेंगे कि पैथोजेनेसिस के बारे में, मतलब कैसे तो इन्फेक्टिव फॉर्म ऑफ लार्वा हमारा शरीर में तरह तरह के प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो मेनली जो प्रॉब्लम क्रिएट होता है वो हमारा लिम्फेटिक वेसल का इन्फ्लेमेशन के वजह से और लिम्फेटिक वेसल का डैमेज के वजह से। तो पहला जो है, जो माइग्रेशन पहला कॉज है कि माइग्रेशन ऑफ द एडल्ट वर्म। जब लिम्फेटिक वेसल में माइग्रेट करता है एडल्ट वर्म तो लिम्फेटिक वेसल को डैमेज करता रहता है। सेकंड है एंटीजन एंड टॉक्सिन रिलीज फ्रॉम द डेड एडल्ट वर्म। जो एडल्ट वर्म जब मर जाता है हमारा लिम्फेटिक वेसल में तो वो उसके शरीर से एंटीजन एंड टॉक्सिन रिलीज होता है जो लिम्फेटिक वेसल को डैमेज करता है। फिर सेकेंडरी बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम भी वीक पड़ जाता है धीरे धीरे। फोर्थ कॉज है हमारा होस्ट इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स। तो होस्ट इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स क्या है कि हमारा शरीर में एक पैरासाइट है जो हमको डैमेज कर रहा है, तो हमारा इम्यून सिस्टम भी उसके अगेंस्ट कुछ एक्शन लेगा, ये नॉर्मल चीज़ है। तो हमारे इम्यून सिस्टम के एक्टिव होने से वजह से भी हमारा शरीर में कुछ सिम्टम दिखाई देता है। तो हमारे इम्यून सिस्टम एक्टिव होने के वजह से हमारे शरीर में जो प्लाज्मा सेल है जो एंटीबॉडी फॉर्म करता है पैरासाइट के अगेंस्ट, वो प्लाज्मा सेल इंक्रीज करता है, इओसिनोफिल का काउंट बढ़ जाता है, मैक्रोफेज मैक्रोफेज वेसल में आ जाता है जो डेड वर्म को फैगोसाइट करने की कोशिश करता है। तो इन सब की वजह से हमारे शरीर में तरह तरह की सिम्टम दिखाई देता है। तो मेन जो सिम्टम दिखाई देता है वो हमारा लिम्फेटिक वेसल को टर्चुअस कर देता है। टर्चुअसिटी मतलब हाँ वो ऐसे स्पाइरल स्पाइरल इसके जैसा हमारा स्टेट वेसल के बदले वो इसके जैसा टर्चुअस हो जाता है एंड हमारा वेसल का जो लिम्फेटिक वेसल का जो वाल्व है वो भी डैमेज हो जाता है। तो लिम्फेटिक वेसल अब वो लिम्फेटिक वेसल का वाल्व जब डैमेज हो जाएगा तो वो वाल्व मेनली लिम्फेटिक वेसल का वाल्व हमारा ग्रेविटी के अगेंस्ट जो लिम्फ फ्लो हो रहा है उसको बैकवर्ड फ्लो होने से प्रिवेंट करता है। तो जब लिम्फेटिक वाल्व भी डैमेज हो जाएगा तो बैक फ्लो चालू हो जाएगा। वो बैक फ्लो चालू हो जाने की वजह से हमारा शरीर के निचले हिस्से में इडिमा भी दिखाई देता है। मेनली जो कॉम्प्लिकेशन आता है वो
लाइव वर्म से ज़्यादा जब वर्म डेड हो जाता है तब हमारा कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा आता है, क्योंकि जब एक वर्म डेड हो जाता है तो वर्म के आसपास में वर्म से रिलेटेड ग्रानुलोमेटस रिएक्शन शुरू हो जाता है। तो ग्रानुलोमेटस रिएक्शन शुरू हो जाने के बाद उस जगह में फाइब्रोसिस हो जाता है एंड हमारा लिम्फ जो वेसल है वो ऑक्लूड होना शुरू हो जाता है धीरे-धीरे। तो लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। इसके वजह से हमारा लिम्फ ठीक से फ्लो नहीं हो सकता, उस रीजन में टॉक्सिन, एंटीजन रिलीज होता है वर्म से, तो उस रीजन में धीरे-धीरे इन्फेक्शन की मात्रा ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। अब हम जानेंगे कि जब पैरासाइट हमारा शरीर में एंटर किया तो हमारा शरीर में जो डिफेंस मैकेनिज्म है, जो इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन है, वो कैसे रिस्पॉन्ड करता है। मेनली हमारा शरीर में 2 टाइप के इम्यून रिस्पॉन्स है, एक है सेलुलर इम्यून रिस्पॉन्स एंड सेकंड है ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स। तो जब ये फाइलरी फॉर्म लार्वा हमारा शरीर में एंटर करता है तो हमारा एडल्ट फॉर्म डेवलप करता है, तो धीरे-धीरे हमारे इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन भी एक्टिव हो जाता है एंड 2 तरह के इम्यून रिस्पॉन्स, सेलुलर इम्यून रिस्पॉन्स एंड ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स दोनों ही एक्शन लेता है इसके अगेंस्ट। तो मेनली ह्यूमन इम्यून रिस्पॉन्स में प्लाज्मा सेल एक्टिव होता है, उसमें से एंटीबॉडी रिलीज होता है। तो हम थोड़ा ब्रीफ में हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं सेलुलर इम्यून रिस्पॉन्स का मेनली। तो जब पैरासाइट हमारा शरीर में एंटर किया तो उसका जो एंटीजन है मेनली सरफेस एंटीजन और अदर तरह के एंटीजन है, तो एंटीजन हमारा मैक्रोफेज जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, जो मैक्रोफेज मेनली, तो मैक्रोफेज हमारा एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल उस एंटीजन को प्रेजेंट करता है टी हेल्पर सेल के पास। तो तब टी हेल्पर सेल डिफरेंशिएट कर जाता है 2 तरह का टी हेल्पर सेल में, टी हेल्पर सेल 1 एंड टी हेल्पर सेल 2। अब ये टी हेल्पर सेल 1 एंड 2 में से मेनली टी हेल्पर सेल 2 ही मोस्टली एक्टिव होता है एंड इसके एक्टिव होने के बाद वेरियस टाइप का साइटोकाइन, इंटरल्यूकिन रिलीज होता है। तो देख लेते हैं हम एक-एक करके। पहले रिलीज होता है कि इंटरल्यूकिन 4, 5, 10 एंड 13। सेकंड में हमारा इओसिनोफिल जो है ब्लड में इओसिनोफिल का काउंट बढ़ जाता है। फिर आईजीई एंटीबॉडी इंक्रीज करता है एंड आईजीजी एंटीबॉडी भी लेवल इंक्रीज करता है। तो मेनली आईजी इधर आईजीई एंटीबॉडी एंड आईजीजी ये हमारा ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स है एंड इओसिनोफिल काउंट बढ़ जाता है इंटरल्यूकिन 4, 5, 10, 13 ये सब भी इंक्रीज करता है धीरे-धीरे। तो यह था हमारा होस्ट इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन। अब हम डिस्कस करेंगे कि क्लिनिकल फीचर के बारे में। तो क्लिनिकल फीचर में पहला है लिम्फेटिक फाइलेरियासिस, मतलब लिम्फ वेसल लिम्फेटिकली रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशन होता है, इसमें से मेनली इसका 4 स्टेज है। तो पहला स्टेज है इसका एंडेमिक नॉर्मल, मतलब ये प्यूपल जो एंडेमिक नॉर्मल कैटेगरी में पड़ता है, ये सभी सिम्टोमलेस है एंड इसका इनके शरीर में कोई भी फाइलेरिया का पैरासाइट, फाइलेरिया का वर्म का इन्फेक्शन और लार्वा फॉर्म नहीं मिला है, मतलब ये नॉर्मल पीपल है। तो लेकिन ये लोग एंडेमिक एरिया में रहने के बावजूद भी ये लोग फाइलेरिया वर्म से इन्फेक्ट नहीं हुआ। तो इसका रीज़न हो सकता है कि ये लोग का जब जिस टाइम हमने इन लोगों से ब्लड सैंपल कलेक्ट किया है वो प्री पेटेंट पीरियड हो, मतलब उस समय में हमारा माइक्रोफैलेरिया वर्म ब्लड में प्रेजेंट ना हो और जो इन लोगों का इम्यून सिस्टम इतना एक्टिव हो चुका है कि वो रेजिस्टेंस हो इन्फेक्शन के अगेंस्ट, ऐसा हो सकता है। फिर है कि एसिम्प्टोमिक माइक्रोफैलेरिया, वो पर्सन एसिम्प्टोमिक है, मतलब उसमें कोई सिम्टम नहीं है लेकिन उसका ब्लड टेस्ट करने पे उसका ब्लड में माइक्रोफैलेरिया का लार्वा मिला है। तो लेकिन जो हम
ब्लड टेस्ट करेंगे तो उसमें क्या-क्या हमें ब्लड और यूरिन टेस्ट करेंगे तो हमें उसमें क्या-क्या दिखेगा। तो पहले जब हम माइक्रोस्कोपी से उसका यूरिन टेस्ट करेंगे तो यूरिन में हेमाचूरिया और प्रोटीनूरिया का साइन मिल सकता है, मतलब यूरिन में ब्लड और प्रोटीन मिल सकता है। फिर उसका जब इमेजिंग करेंगे इमेजिंग टेक्निक से तो उसका लिम्फेटिक वेसल डायलेटेड एंड टॉर्चुअस होगा। और फिर है फाइलेरियल डेंस साइन, मतलब स्क्रोटल रीजन में जब हम अल्ट्रासाउंड करेंगे तो उस रीजन में हम देखेंगे कि एडल्ट वर्म का मोटिलिटी, तो लिम्फेटिक वेसल में एडल्ट वर्म का मोटिलिटी उसको बोलते हैं फाइलेरियल डेंस साइन। अल्ट्रासाउंड शोइंग मोटाइल एडल्ट वर्म इन द स्क्रोटल लिम्फेटिक्स। तो ये सब फीचर हमें मिलेगा किसमें, एसिम्प्टोमिक माइक्रोफाइलेरिया पेशेंट में, मतलब उसमें उसके शरीर में कोई सिम्टम नहीं है लेकिन ये सब क्लिनिकल फीचर मतलब रेडियोलॉजिकल और माइक्रोस्कोपिक फीचर उसके शरीर में प्रेजेंट है। अब थर्ड जो स्टेज है वो है एक्यूट फाइलेरियासिस। तो एक्यूट फाइलेरियासिस में मेनली फाइलेरियल फीवर होता है जो हाई ग्रेड फीवर है, एंड सेकेंड है लिम्फेटिक इन्फ्लेमेशन, मतलब लिम्फेटिक सिस्टम में इन्फ्लेमेशन दिखता है। तो मेनली लोअर लिम्फेटिक्स मोस्टली ज़्यादा इन्फेक्टेड होता है अपर लिम्फेटिक्स के कंपैरिजन में। तो मेनली जो जो लिम्फेटिक मोस्टली अफेक्टेड होता है वो है एपिट्रोक्लियर लिम्फेटिक्स, एक्सिलरी, फीमोरल एंड इंगुइनल लिम्फ नोड। फिर जो लिम्फ नोड है वो कैसा होता है टच करने में, दिखने में, टच करने से कैसा महसूस होता है, वो है फ्री, मतलब हार्ड, अलग अलग लिम्फेटिक लिम्फ नोड हाथ से मालूम पड़ता है, वो टच करने पे पेन होता है उसमें, और बड़ा हो जाता है नॉर्मल की तुलना में। फिर लिम्फेटिक वेसल्स भी इन्फ्लेम्ड एंड इंड्यूरेटेड हो जाता है। मेल जेनिटल ऑर्गन में कॉम्प्लिकेशन कॉमनली दिखा जाता है। तो फनिक्यूलाइटिस मतलब सेमिनल वेसिकल का इन्फ्लेमेशन, एपिडिडाइमाइटिस मतलब एपिडिडाइमिस का इन्फ्लेमेशन, ऑर्चिकाइटिस मतलब टेस्टिस का इन्फ्लेमेशन, ये सब होता है। फिर है ट्रांजिएंट लोकल इडिमा, मतलब कोई लोकल रीजन में मेनली लोअर लिम्ब में इडिमा हो जाता है। तो ये इडिमा पिटिंग टाइप ऑफ इडिमा है। पिटिंग टाइप ऑफ इडिमा मतलब क्या है, तुम्हारे इडिमा रीजन में अगर तुम प्रेस करोगे उंगली से मोस्टली 30 सेकंड तक प्रेस करके रखोगे तो फिर उंगली हटाने में धीरे धीरे वो इडिमा रिवर्स हो जाएगा, मतलब फिर से उस जगह इडिमा फूल जाएगा, इडिमा के फ्लूइड एक्युमुलेशन फिर से हो जाएगा। तो ये है पिटिंग इडिमा। तो इडिमा अगर तुम रिवर्सिबल ऑन लिम्ब एलिवेशन, अगर तुम लिम्ब को ऊपर की तरफ करो तो ये इडिमा रिवर्सिबल हो जाता है। फिर है लिम्फेंजाइटिस। तो लिम्फेंजाइटिस क्या होता है, लिम्फेंजाइटिस होता है कि प्लेक लीजन फॉर्म होता है और लिम्फेटिक इन्फ्लेमेशन की जगह पे, एंड वो प्लेक लीजन फॉर्म होने के साथ साथ फीवर, चील एंड लिम्फेटिक इन्फ्लेमेशन का सिम्टम दिखता है। तो फोर्थ स्टेज जो है वो है क्रॉनिक फाइलेरियासिस। तो क्रॉनिक फाइलेरियासिस डेवलप होने में 10 से 15 साल लग जाता है। तो इस स्टेज का जो मेन सिम्टम है वो है, फर्स्ट है हाइड्रोसिल। हाइड्रोसिल मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ द टेस्टिस, मतलब टेस्टिस के रीजन में वाटरी फ्लूइड एक्यूमुलेट होता है एंड टेस्टिस फूल जाता है। तो मेनली वो टेस्टिस का जो आउटर लेयर है जो ट्यूनिका वैजाइनलिस, उस लेयर के अंदर ही कैविटी में स्ट्रॉ कलर्ड फ्लूइड, क्लियर स्ट्रॉ कलर्ड फ्लूइड एक्यूमुलेट होता है। तो ये हाइड्रोसिल। तो ये वाला है हाइड्रोसिल का पिक्चर। तो इस रीजन में पूरा फ्लूइड एक्यूमुलेट होता है, और ये जो लेयर है ये है ट्यूनिका वैजाइनलिस का लेयर। सेकेंड है
एलिफेंटियासिस। एलिफेंटियासिस मतलब पैर फूल जाना, मतलब एलिफेंट लाइक फीट। तो एलिफेंट का जैसा पैर बहुत मोटा होता है, तो एलिफेंट जैसा फीट ह्यूमन में दिखता है, इसलिए इसको बोलते हैं एलिफेंटियासिस। तो उसका पिक्चर कुछ इस तरह है, देखो इनका पैर कितना फूला हुआ है ये नॉर्मल पैर के कंपैरिजन में। तो ये है एलिफेंटियासिस। नेक्स्ट है लिम्फ इडिमा। तो लिम्फेटिक रीजन में इडिमा हो जाता है, जो एक्यूट फाइलेरिया में हुआ था, जो लिम्फ इडिमा पिटिंग टाइप, वो धीरे धीरे ग्रेजुअली प्रोग्रेस करता है। तो पहले रहता है पिटिंग टाइप ऑफ इडिमा, फिर पिटिंग टाइप ऑफ इडिमा चेंज होता है नॉन पिटिंग इडिमा में, फिर नॉन पिटिंग इडिमा थर्ड स्टेज ऑफ इडिमा में चेंज होता है, जो है ब्राउनी लिम्फिडिमा विथ थिकनिंग ऑफ स्किन। मतलब इडिमा के रीजन का जो स्किन है वो ब्राउनी एंड थिक हो जाता है। फिर है फाइब्रोसिस एंड फिशरिंग। तो वो जो लिम्फ रीजन है उस लिम्फ रीजन में फाइब्रोसिस हो जाता है एंड वो फट्स हो जाता है। तो ये है क्रोनिकली डेवलप्ड लिम्फीडिमा। तो फर्स्ट स्टेज है पिटिंग इडिमा, सेकेंड होता है नॉन पिटिंग, चेंज होकर नॉन पिटिंग इडिमा। तो नॉन पिटिंग इडिमा चेंज होके होता है ब्राउनी लिम्फीडिमा विथ थिकनिंग ऑफ स्किन। एंड फोर्थ जो स्टेज है वो होता है फाइब्रोसिस एंड फिशरिंग। फिर क्रॉनिक फैनिक्यूलाइटिस एंड एपिडिडाइमाइटिस। तो मैंने पहली बार बताया था, जो फैनिक्यूलाइटिस मतलब है कि सेमिनल वेसिकल का इन्फ्लेमेशन, एंड एपिडिडाइमाइटिस का मतलब है एपिडिडाइमिस का इन्फ्लेमेशन। फिर है काइल यूरिया। काइल यूरिया मतलब काइल इन यूरिन। तो काइल क्या है? काइल है एक मिल्क कलर्ड लिक्विड जो यूरिन में आने लग जाता है। तो काइल यूरिया मेनली होता है कि लिम्फेटिक वेसल, जो यूरिनरी रीजन का लिम्फेटिक वेसल है वो रप्चर हो जाता है। तो यूरिनरी रीजन के लिम्फेटिक वेसल का रप्चर होने की वजह से वो काइल जो मिल्की व्हाइट फ्लूइड है वो यूरिन में आने अपेयर करने लग जाता है। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के पहले पॉइंट में हम देखा था कि लिम्फेटिक फाइलिटियासिस का कॉम्प्लिकेशन। तो सेकेंड कॉम्प्लिकेशन जो है वो है ट्रॉपिकल पाल्मोनरी यूसिनोफिलिया। तो ये एक तरह का हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है माइक्रोफाइलियल एंटीजन के अगेंस्ट। तो फिर थर्ड है इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड कॉम्प्लिकेशन। तो इम्यून कॉम्प्लेक्स क्या है कि माइक्रोफाइलियल एंटीजन और एडल्ट वर्म का जो एंटीजन है वो एंटीजन हमारा बॉडी का एंटीबॉडी से रिएक्ट करता है। वो रिएक्ट करने के बाद एक इम्यून कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। तो ये इम्यून कॉम्प्लेक्स हमारा बॉडी का वेरियस ऑर्गन में जाके डिपॉजिट होता है एंड उसके वजह से हमारा ऑर्गन का फंक्शन इम्पेयर्ड होता है। तो मेनली हमारा किडनी में अगर वो डिपॉजिट हुआ तो किडनी का कॉम्प्लिकेशन आता है, जैसे कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम एंड हेमाचूरिया, प्रोटीनूरिया एक्सेट्रा। फिर हमारा जॉइंट में अगर जाके डिपॉजिट हुआ तो जॉइंट में पेन होता है, मेनली वो फाइलेरियल आर्थराइटिस जो बोलते हैं उसको। तो फाइलेरियल आर्थराइटिस मेनली हमारा नी रीजन में, नी रीजन का नी जॉइंट में और एंकल जॉइंट में, मतलब लोअर एक्सट्रीमिटी के जॉइंट में ज़्यादा वो जॉइंट पेन होता है। तो अब तक हमने देखा है कि पहले फाइलेरिया हुआ, पिचेरिया, बैंक्रफ्टी का जो लाइफ साइकिल, होस्ट, वेक्टर, उसका वजह से जो क्लिनिकल फीचर आता है वो सब हमने देख लिया। अब हम देखेंगे कि लेबोरेटरी डायग्नोसिस के बारे में, कि जो हमारा इन्फेक्शन, कोई इन्फेक्टेड पर्सन आया तो कैसे हम बोल सकते हैं कि उचेरिया बैंक्रफ्टी का ही इन्फेक्शन है। तो उस लेबोरेटरी डायग्नोसिस के बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो पहला जो मेथड है वो है माइक्रोस्कोपिक मेथड। तो माइक्रोस्कोपिक मेथड में हमारा जो स्पेसिमेन होता है वो मेनली होता है कि ब्लड। फिर ब्लड के अलावा हम ले सकते हैं कि हाइड्रोसिल का फ्लूइड और यूरिन भी हम स्पेसिमेन के जगह, ब्लड के जगह यूज कर सकते हैं। लेकिन मोस्ट एक्यूरेट एंड मोस्ट कॉमनली यूज्ड स्पेसिमेन है ब्लड। तो माइक्रोस्कोपी का तीन तरह का मेथड होता है। पहला है कि डायरेक्ट वेट माउंट मेथड। तो डायरेक्ट वेट माउंट मेथड में हम माइक्रोफेलियल जो
लार्वा है तो माइक्रोफाइलरी लार्वा का हम मूवमेंट देख सकते हैं। सेकंड है थिक एंड थिन स्मीयर। तो थिक एंड थिन स्मीयर में क्या है, एक हम स्लाइड लेते हैं, स्लाइड के ऊपर जो इन्फेक्टेड पीपल है उसका एक ब्लड लेते हैं, तो थिक एंड थिन स्मीयर हम बनाते हैं। थिक एंड थिन स्मीयर कैसे बनाते हैं? थिक स्मीयर मतलब एक थोड़ा सा ज़्यादा ब्लड लेके उसके ऊपर एक उसको स्प्रेड कर देते हैं एक थिक ब्लड फिल्म के तरह, मतलब इतना थिक हो कि उसके स्लाइड के इस पर उस पर एक कोई लिखा हो तो पढ़ा जाए, ज़्यादा थिक भी नहीं हो और थिन भी ना हो। और थिन्स में जो है वो थिन्स में है जो एक अ, जो ब्लड लिया था थिक स्मेयर में उससे थोड़ा कम ब्लड लेके और एक स्प्रेडर स्लाइड लेके हम वो ब्लड को स्प्रेड कर देते हैं स्लाइड के ऊपर, जैसे कि वो एक फ़िल्म सा बन जाए एंड बहुत ही पतला फ़िल्म बने कि वो उस फ़िल्म में आरबीसी का एक ही लेयर हो। तो ऐसे हम थिक एंड थिन स्मेयर प्रिपेयर करते हैं। तो थिक एंड थिन स्मेयर में हम जो स्टेन यूज़ करते हैं वो फर्स्ट है जिम्सा एंड लिशमन स्टेन। ये दो तरह का स्टेन हम यूज़ करते हैं। तो थर्ड जो मेथड है वो कंसंट्रेशन टेक्निक। अगर मान लो ब्लड में सैंपल में माइक्रोफाइलेरिया का अमाउंट कम हुआ तो हम कंसंट्रेशन टेक्निक यूज़ करते हैं। तो कंसंट्रेशन टेक्निक में दो जो मेन कंसंट्रेशन टेक्निक है, फर्स्ट है एक मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन मेथड एंड सेकंड है नॉट सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक। तो ये मेन 3 मेथड है माइक्रोस्कोपी का। तो अब हम जानेंगे कि कलेक्शन टाइम के बारे में, मतलब कौन से टाइम में हमें स्पेसिमेन कलेक्ट करना है। तो मेनली स्पेसिमेन कलेक्ट करते हैं हम माइक्रोफाइलेरियल पीरियोडिसिटी को देख के, मतलब कौन से टाइम में ब्लड में माइक्रोफाइलेरिया का अमाउंट ज़्यादा है, क्योंकि माइक्रोफाइलेरिया हमारा पेरिफेरल ब्लड में नहीं होता, वो एक स्पेसिफिक टाइम में ही हमारा ब्लड में आ जाता है। तो माइक्रोफाइलेरियल पीरियोडिसिटी के देख के ही हम उस टाइम में ब्लड कलेक्ट करेंगे। तो मेनली माइक्रोफाइलेरिया हमारा ब्लड में नॉकटर्नल मतलब रात में ही ज़्यादा होता है। तो नॉकटर्नल पीरियोडिसिटी के लिए हमें ब्लड कलेक्ट करने का जो टाइम है वो है रात 9 बजे से सुबह 4 बजे के बीच में। फिर हम देखेंगे कि डाइथाइल कार्बामाजिन प्रोवोकेशन टेस्ट। जो एक डाइथाइल कार्बामाजिन है, एक तरह का मेडिसिन है जो उचेरिया बैंक्रप्टी इन्फेक्शन में करता है। तो इस मान लो हमें दिन में सैंपल कलेक्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, पेशेंट को एक डाइइथाइल कार्बामाजिन का टैबलेट देंगे। तो वो देने से पेशेंट का जो माइक्रोफैलेरियल पॉपुलेशन है पल्मोनरी मेनली पल्मोनरी ब्लड वेसल में वो स्टिमुलेट हो जाएगा एंड वो माइक्रोफैलेरिया हमारा पेरिफेरल ब्लड में 15 मिनट से 1 घंटे के बीच में हमारा ब्लड में अपीयर करेगा पेरिफेरल ब्लड में। तब हम उसका सैंपल कलेक्ट करेंगे एंड हम माइक्रोस्कोपी से देख लेंगे। तो हमारा लेबोरेटरी डायग्नोसिस का जो दूसरा मेथड है वो है क्वांटिटेटिव बारकोड एग्जामिनेशन। तो क्वांटिटेटिव बारकोड एग्जामिनेशन क्या है? मेनली हम एक ट्यूब में ब्लड को लेते हैं एंड उसको सेंट्रीफ्यूग करते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद एक रीजन बनता है जो बारकोड रीजन बोलते हैं। तो बारकोड रीजन को हम एग्जामिन करते हैं। तो बारकोड रीजन जो क्वांटिटेटिव बारकोड एग्जामिनेशन है ये स्मीयर माइक्रोस्कोपी से ज़्यादा सेंसिटिव होता है। तो मेनली हम ब्लड को सेंट्रीफ्यूग करते हैं फर्स्ट एंड उसको स्टेन करते हैं कि एक्रिडिन ऑरेंज से। जो स्टेन करते हैं जो स्टेनर है वो है एक्रिडिन ऑरेंज एंड फिर उसको हम देखते हैं फ्लूरोसेंट माइक्रोस्कोप में। तो हम उसको एग्जामिन करते हैं फ्लूरोसेंट माइक्रोस्कोप में। तो पहले हम सेंट्रीफ्यूग करते हैं, फिर इसको एक्रिडिन ऑरेंज से हम हम स्टेन करते हैं एंड फिर उसको फ्लूरोसेंट माइक्रोस्कोप में देखते हैं। तो ये जो इमेज है ये एक सिंपल माइक्रोस्कोपी का इमेज है जो जिसमें जिम्सा स्टेन यूज करा गया है
एंड जो ये लार्वा फॉर्म है ये एक उचेरिया बैंकॉप्टी का लार्वा है। हमारा लेबोरेटरी डायग्नोसिस का जो दूसरा मेथड है वो है एंटीजन डिटेक्शन। तो एंटीजन डिटेक्शन में मेनली जो मेथड यूज होता है वो है एलिसा एंड रैपिड इम्यूनोक्रोमेटोग्राफिक टेक्निक। ये टेक्निक 95 से 100% तक सेंसिटिव एंड स्पेसिफिक होता है। तो फिर देखते हैं मेथड, कौन सा मेथड यूज करता है हम इस टेक्निक में। तो मेथड है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी अगेंस्ट OG4C3 एंड AD12 एंटीजन। मतलब हमें ब्लड में अगर सैंपल में एंटीजन डिटेक्ट करना है उचेरिया बैंकॉप्टी के एंटीजन को, जो उचेरिया बैंकॉप्टी का एंटीजन है उसको हमें ब्लड में डिटेक्ट करना है। उसके लिए हम एक एंटीबॉडी यूज करते हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। तो उचेरिया बैंकॉप्टी के कौन से एंटीजन को डिटेक्ट करने के लिए, वो एंटीजन है OG4C3 एंड AD12 एंटीजन। तो हमारा ये एंटीजन डिटेक्शन टेक्निक का एडवांटेज क्या है वो हमारा नेक्स्ट है टॉपिक। तो एंटीजन डिटेक्शन का एडवांटेज है ये टेक्निक सेंसिटिव है। ये टेक्निक से हमें दिन में भी हम एंटीजन डिटेक्ट कर सकते हैं। कोई माइक्रोफाइल प्यूरिसिटी की हमारा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम माइक्रोफाइल एरिया डिटेक्ट नहीं कर रहे, हम डिटेक्ट कर रहे हैं कि पैरासाइट के एंटीजन। फिर हम पास्ट एंड प्रेजेंट इन्फेक्शन में डिफरेंशिएट कर सकते हैं एंड यूरिन को भी हम एक सैंपल की तरह इस टेक्निक में यूज़ कर सकते हैं। लेबोरेटरी डायग्नोसिस का जो नेक्स्ट मेथड है वो है एंटीबॉडी डिटेक्शन। तो एंटीबॉडी डिटेक्शन में हम दो तरह का एंटीबॉडी डिटेक्ट करते हैं, मेनली पैरासाइट स्पेसिफिक IgG4 एंटीबॉडी। तो IgG4 एंटीबॉडी हम डिटेक्ट करते हैं एक्यूट इन्फेक्शन के केस में। फिर हम देखते हैं कि पैरासाइट स्पेसिफिक IgG2 एंटीबॉडी, IgG2 एंटीबॉडी हमें हम जब देखते हैं क्रॉनिक स्टेज है पेशेंट का, तो क्रॉनिक स्टेज में हम IgG2 एंटीबॉडी को डिटेक्ट करते हैं। मेनली क्रॉनिक स्टेज में ही हमारा एलिफेंटियासिस होता है। तो एलिफेंटियासिस अगर पेशेंट में सिम्टम प्रेजेंट हो तो हम डिटेक्ट करते हैं IgG2 एंटीबॉडी। तो उसका मेथड देखते हैं, चलो एंटीबॉडी डिटेक्शन का मेथड कौन सा है। मेनली दो तरह का मेथड है। फर्स्ट है फ्लो थ्रू ऐसे। इस फ्लो थ्रू ऐसे में हम देखते हैं कि रिकॉम्बिनेंट WBSXP1 एंटीजन यूज करते हैं एंड में जो एंटीबॉडी डिटेक्ट करना है वो एंटीबॉडी हम इस एंटीजन के अगेंस्ट जो एंटीबॉडी है वो डिटेक्ट करेंगे ब्लड में। हमारा नेक्स्ट मेथड है लूसिफाइज इम्यून प्रेसिपिटेशन सिस्टम। इस सिस्टम में हम जो एंटीजन यूज करते हैं वो है WB123 एंटीजन। तो मेनली हमारा ब्लड में WB123 एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है, उसके अगेंस्ट हम WB123 एंटीजन यूज करते हैं। हमारा नेक्स्ट मेथड है इमेजिंग मेथड। तो इमेजिंग मेथड में पहला है अल्ट्रासाउंड। तो अल्ट्रासाउंड में हम देखते हैं कि पेशेंट का डायलेटेड टॉर्चुअस लिम्फ वेसल हम एग्जामिन करते हैं। फिर हम फाइलेरियल डेंसाइन देखते हैं। फाइलेरियल डेंसाइन मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ मैं। तो फाइलेरियल डेंसाइन में स्क्रोटल रीजन का जो लिम्फ वेसल है उसमें हम एडल्ट वर्म का मोटिलिटी देखते हैं। फिर है एक्सरे। तो एक्सरे में हम डेड एंड कैल्सिफाइड वर्म को देखते हैं। फिर हमारा लेबोरेटरी डायग्नोसिस का जो नेक्स्ट मेथड है वो है मॉलिक्यूलर मेथड। तो मॉलिक्यूलर मेथड में हमारे पास जो टेक्निक है वो है RT-PCR और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज PCR एंड सेकेंड है रियल टाइम PCR। तो इस मॉलिक्यूलर मेथड का हम कुछ एडवांटेज देख लेते हैं। तो पहला है कैन डिटेक्ट द लो लेवल ऑफ पैरासाइटेमिया। अगर ब्लड में थोड़ा सा भी पैरासाइट प्रेजेंट हो तो एक मॉलिक्यूलर मेथड डिटेक्ट कर सकता है उसको। फिर है प्रेजेंट वर्सेस पास्ट इन्फेक्शन को डिफरेंशिएट कर सकता है। थर्ड जो है डिस्टिंग्विश द फाइलेरियल पैरासाइट। डिफरेंट टाइप का फाइलेरियल पैरासाइट में डिस्टिंग्विश कर सकता है कौन सा फाइलेरियल से, मतलब स्पेसिफिसिटी इसका ज़्यादा है इस टेस्ट का। फिर
ये डिटेक्ट कर सकता है कि मॉनिटरिंग कर सकता है कि पैरासाइट कैरियर स्टेज में अगर कोई पर्सन जो कैरियर हो वो जो कैरियर है वो कैरियर में भी वो इन्फेक्शन डिटेक्ट कर सकता है। तो ये सब फायदा है। फिर हम देखते हैं कुछ अदर नॉन स्पेसिफिक मेथड। तो अदर नॉन स्पेसिफिक मेथड में इओसिनोफिलिया। तो हमने देखा था होस्ट इम्यून रिएक्शन के टाइम कि इओसिनोफिल का काउंट बढ़ जाता है। तो अगर इओसिनोफिल का काउंट 3000 पर माइक्रोलीटर से ज़्यादा हो तो ये सस्पेक्ट कर सकते हैं कि फाइलेरिया लिम्फेटिक फाइलेरियोसिस का केस है। फिर हम सीरम आईजीई एंटीबॉडी को डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर एंटीबॉडी का लेवल 1000 नैनोग्राम पर एमएल से ज़्यादा हो तो एक पॉजिटिव केस हो सकता है मे बी, क्योंकि नॉन स्पेसिफिक टेस्ट है सब। फिर हम माइक्रोस्कोपिक हेमाचूरिया प्रोटीनूरिया ये सब डिटेक्ट करते हैं यूरिन में। तो अब हम देखेंगे कि उचेरिया बैंक्रॉफ्टी जिसके बारे में हम इतनी देर से पढ़ रहे हैं। तो उचेरिया बैंक्रॉफ्टी का जो माइक्रोफाइलेरिया है, उचेरिया बैंक्रॉफ्टी का माइक्रोफाइलेरिया का डिफरेंस एंड ब्रूगिया मेलाई माइक्रोफाइलेरिया का डिफरेंस के बारे में। तो उचेरिया बैंक्रॉफ्टी जो है, उचेरिया बैंक्रॉफ्टी का जो माइक्रोफाइलेरिया है उसका जो सिफालिक स्पेस का रेशियो है वो है 1:1 एंड जो ब्रूगिया मेलाई है उसका सिफालिक स्पेस का रेशियो है 2:1। तो ये सिफालिक स्पेस क्या है? जो ए वाला स्पेस देख रहे हो तुम, ये है सिफालिक स्पेस। तो देखो ये ब्रूगिया मेलाई में जो सिफालिक स्पेस है उसका लेंथ ज़्यादा है उसका विड्थ के मुकाबले। तो ये लगभग दुगना है। तो उसका सिफालिक स्पेस का रेशियो है 2:1 एंड इसका लेंथ एंड विड्थ सेम ही है। तो इसका सिफालिक स्पेस का रेशियो है 1:1। तो इस सिफालिक स्पेस को देख के हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। दूसरा है न्यूक्लियस। तो इसका न्यूक्लियस देख रहे हो उचेरिया बैंक्रॉफ्टी का, ये एक न्यूक्लियस वेल सेपरेटेड है, वेल सेपरेटेड पोरस वेल सेपरेटेड न्यूक्लियाई। और इसको जो न्यूक्लियस देख रहे हो ब्रूगिया मेलाई का, तो इसका ब्रूगिया मेलाई का जो न्यूक्लियस है वो एक ओवरलैपिंग है, ओवरलैपिंग न्यूक्लियस। फिर टेल रीजन में जो साइन है, टेल रीजन में पहले देखो उचेरिया बैंक्रॉफ्टी में टेल रीजन में कोई भी न्यूक्लियाई नहीं है टेल का टिप में, एंड जो टेल का टिप है वो पॉइंटेड है। लेकिन जो ब्रूगिया मेलाई है उसका टेल का टिप पॉइंटेड नहीं है, उसका टेल का टिप ब्लंट है एंड इसका टेल का रीजन में 4 to 5 न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। एंड मेन कैरेक्टरिस्टिक है देखो, दो एक एक एंड दो वेल सेपरेटेड न्यूक्लियाई एट द टेल, मतलब टेल के रीजन में लाइक एकदम लास्ट में दो वेल सेपरेटेड न्यूक्लियाई है। डिस्कस करेंगे कि ट्रीटमेंट पार्ट के बारे में। तो ट्रीटमेंट में हम कौन सा मेडिसिन देंगे तो देख लेते हैं। चलो पहले है डाइइथाइल कार्बामाजिन, सेकेंड है एल्बेंडाजोल, थर्ड है डॉक्सीसाइक्लिन एंड फोर्थ है पेनिसिलिन। तो अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ फाइलेरियासिस व्हिच इज ब्रूगियन फाइलेरियासिस। तो ब्रूगियन फाइलेरियासिस का पॉजिटिव एजेंट है ब्रूगिया मलाई। तो ब्रूगिया मलाई जो है एक टोटल फाइलेरियासिस का 10% ब्रूगिया मलाई कॉज करता है। फिर हम देखेंगे कि इनके जनरल प्रॉपर्टीज। तो फर्स्ट है कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि जो ब्रूगिया मलाई का पीरियोडिसिटी है, मतलब माइक्रोफाइलेरिया का जो पीरियोडिसिटी है नॉक्टर्नल मतलब रात में ज़्यादा है। मेनली इंडिया का केरला, ओडिशा, असम, वेस्ट बंगाल में स्टेट में ब्रूगिया मलाई का के वजह से जो फाइलेरियासिस होता है उसका इफेक्ट दिखता है इस स्टेट में। फिर हम देखेंगे कि इसका वेक्टर। तो ब्रूगिया मलाई का जो मेन वेक्टर है वो है मैंसोनिया वेक्टर। तो एम फॉर मलाई एंड एम फॉर मैंसोनिया। तो मेन वेक्टर है मैंसोनिया, ये भी एक तरह का मस्किटो ही है। फिर है एडिस एंड एनोफिलिस। इन एडिस या एनोफिलिस ये रेयर वेक्टर है। मेन वेक्टर जो है वो है मैंसोनिया।
नेक्स्ट है रिजर्वायर। तो मेन रिजर्वायर है ह्यूमन। इसके अलावा मेनली ह्यूमन रिजर्वायर जो है वो नॉकटर्नल जो पीरियोडिसिटी कर्स करता है, जिस तरफ का ब्रूगिया मलाई, वो नॉकटर्नल ब्रूगिया मलाई पीरियोडिसिटी कर्स करने वाला ब्रूगिया मलाई का मेन रिजर्वायर मेनली ह्यूमन है। इसके अलावा जो मंकी, कैट एंड डॉग है, ये सब स्पोराडिक माइक्रोफाइलेरिया फॉर्म का रिजर्वायर है। तो ब्रूगिया मेलाई का जो लाइफ साइकिल है, अब हम डिस्कस करेंगे कि क्लिनिकल फीचर के बारे में। तो क्लिनिकल फीचर में फर्स्ट मोस्ट जो इम्पोर्टेंट है वो है लिम्फेटिक फाइलेरियासिस। तो लिम्फेटिक फाइलेरियासिस के अंदर जो सिम्टम होता है वो है, फर्स्ट है कि एडिनोलिम्फ एंजाइटिस। एडिनोलिम्फ एंजाइटिस मतलब बॉडी के अलग अलग हिस्से में पेन होता है, फीवर भी आता है। फिर है एडिनाइटिस। एडिनाइटिस का मतलब मेनली एब्डोमेन रीजन में पेन होता है एंड विथ फीवर। फिर जो है वो है कि फाइलेरियल एक्सेस फॉर्मेशन। नेक्स्ट फीचर है लिम्फेटिक इडिमा एंड एलिफेंटियासिस। एलिफेंटियासिस जो ब्रूगियन फाइलेरियासिस में होता है वो मेनली बिलो द नी होता है, मतलब नी के लेग के नी के नीचे मेनली जो हिस्सा है वो फूलता है। फिर है कि कुछ डिस्टिंग्विशिंग फीचर की मुझे बैंक्रॉफ्टियन फाइलेरियासिस के कंपैरिजन में कि ब्रूगियन फाइलेरियासिस में जेनाइटल इन्वॉल्वमेंट नहीं होता एंड काइल यूरिया भी नहीं दिखा जाता है इसमें। अब हम शॉर्ट में इसका लेबोरेटरी डायग्नोसिस पार्ट डिस्कस करेंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लेबोरेटरी डायग्नोसिस पार्ट सिमिलर है बैंक्रॉफ्टियन लेबोरेटरी डायग्नोसिस के जैसा ही, लेकिन उसका एंटीजन, शेप, ये थोड़ा प्रॉपर्टी अलग है लेकिन मेथड सेम है। तो फर्स्ट है माइक्रोस्कोपिक मेथड। तो माइक्रोस्कोपी में हम पेरिफेरल ब्लड स्मेयर को एग्जामिन करेंगे मेनली। फिर आता है कि एंटीबॉडी डिटेक्शन। एंटीबॉडी डिटेक्शन में हम जो मेथड है यूज़ करते हैं वो है एलिजा एंड रैपिड इम्यूनोक्रोमेटोग्राफिक टेक्निक। तो एलिजा में हम जो एंटीजन यूज़ करते हैं वो है BM14 एंटीजन एंड जो रैपिड इम्यूनोक्रोमेटोग्राफिक में यूज़ करते हैं वो है BMR1 एंटीजन। फिर है मॉलिक्यूलर मेथड। तो मॉलिक्यूलर मेथड में जो मेथड है मोस्ट इम्पोर्टेंट वो है PCR। लास्ट हमारा रहता है ट्रीटमेंट। तो ब्रूगियन फाइलेरियासिस का ट्रीटमेंट सिमिलर है उचेरियन बैंक्रॉफ्टी एंड फाइलेरियासिस से। तो इसमें जो हम ड्रग यूज़ करते हैं वो सिमिलर ही है। फर्स्ट है कि डाइथाइल कार्बामाजिन, लेकिन डाइथाइल कार्बामाजिन का एडवर्स इफेक्ट ज़्यादा दिखा जाता है ब्रूगियन फाइलेरियासिस के केस में। तो हम जब ड्रग देंगे तो हमें लो डोज में स्टार्ट करना पड़ेगा, फिर हम धीरे धीरे डोज को इंक्रीज करेंगे। फिर है एल्बेंडाजोल। थर्ड ड्रग है हमारा डॉक्सीसाइक्लिन एंड फोर्थ ड्रग है पेनिसिलिन। तो लिम्फेटिक फाइलेरियासिस का टॉपिक हमारा जो आज का था तो यहीं पर ख़त्म होता है। तो आज हमने पहले देखा कि फाइलेरियासिस के कौन सा फाइलेरियासिस है, मेनली लिम्फेटिक फाइलेरियासिस एंड सेकेंड है क्यूटेनियस एंड ऑकुलर फाइलेरियासिस। तो आज हमारा डिस्कशन का टॉपिक था लिम्फेटिक फाइलेरियासिस। उसमें हमने ब्रूगियन फाइलेरियासिस एंड बैंक्रॉफ्टियन फाइलेरियासिस डिस्कस किया। मेनली हमने बैंक्रॉफ्टियन फाइलेरियासिस को डिटेल्स में देखा, क्योंकि मोर देन 90% ऑफ ग्लोबल बर्डन ऑफ लिम्फेटिक फाइलेरियासिस बैंक्रॉफ्टियन फाइलेरियासिस के वजह से ही है। उसमें हमने उसका मॉर्फोलॉजी, कौन सा रीजन में वो होता है वो देखा। फिर उसका लाइफ साइकिल, होस्ट, डिफेक्टर, क्लिनिकल फीचर डिटेल में डिस्कस किया, लेबोरेटरी डायग्नोसिस डिटेल में डिस्कस किया, ट्रीटमेंट पार्ट देखा। फिर हमने शॉर्ट में देखा कि ब्रूगियन फाइलेरियासिस का जो
वेक्टर है, जो इन्फेक्टिव फॉर्म है, जो पैरासाइट है, उसका क्लिनिकल फीचर एंड ट्रीटमेंट इन शॉर्ट. So thank you.